गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जड़त्व आघूर्ण। अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको दृढ़ पिंडों के बारे में, बल आघूर्ण के बारे में और दृढ़ पिंडों की जो व्यापक गति होती है उसके बारे में बताया था। तो अब हम पढ़ेंगे जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण से पहले जड़त्व क्या होता है? जड़त्व का मतलब होता है कि अगर कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहता है, अगर कोई पिंड गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। मतलब जो वस्तु होती है वो क्या करती है, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है जड़त्व। अब जड़त्व आघूर्ण, जैसे कि बल आघूर्ण में मैंने आपको बताया था, आघूर्ण का मतलब है कि ऐसा बल जो किसी वस्तु को किसी अक्ष के परिधि घुमा दे, उसको हम कहते हैं बल आघूर्ण। तो इसी तरीके से जब हम किसी वस्तु को किसी अक्ष के परिधि घूर्णन कराते हैं तो क्या होता है, तो वो वस्तु भी क्या करती है, उसमें अवस्था परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है और इस गुण को हम क्या करते हैं, इस गुण को कहा जाता है जड़त्व आघूर्ण। मतलब अगर हम वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो उस गुण को कहते हैं, क्योंकि वो विरोध करती है अवस्था परिवर्तन का, तो उसको हम कहते हैं जड़त्व। इसी तरीके से जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परिधि घूर्णन करती है तो उसमें अवस्था परिवर्तन का जो विरोध करने की प्रवृत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसलिए इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। ठीक है, तो इसकी आप डेफिनेशन देखिए ध्यान से। पिंड के किसी कण का घूर्णन अक्ष के परिधि जड़त्व आघूर्ण उस कण के द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। ये डायग्राम देखिए ध्यान से। ये एक वस्तु है, वो एक पिंड है। अब इस पिंड में बहुत सारे कण है, इस वस्तु में बहुत सारे कण है। इसका द्रव्यमान m1 है, इस कण का द्रव्यमान m2 है, इसका m3 है, इसका m4, इसका m5 और ये जो पॉइंट O है ये है इसका ऊर्ध्वाधर अक्ष। मतलब इस अक्ष के परिधि जो है इस वस्तु ने घूमना है। ठीक है, तो इससे जो m1 वाला कण है उसकी दूरी है r1, m2 वाले कण की दूरी है r2, m3 वाले कण की दूरी है r3। तो इस तरीके से ये इनकी दूरी है। तो जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो किसके बराबर होता है? अभी मैंने जो बोली डेफिनेशन कि जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है उस कण के द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष से जो दूरी है उसके वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि आई जो होगा वो बराबर किसके होगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर प्लस m5 r5 स्क्वायर। और अगर इसमें और कण होते तो ये और ऐड हो जाता। तो I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। और यहाँ पर कंबाइन करके क्या लिख दिया? सिग्मा m r स्क्वायर। सिग्मा का मतलब क्या होता है? इन सभी टर्म्स का टोटल। ठीक है, तो दृढ़ पिंड का किसी दी हुई अक्ष के परिधि जो जड़त्व आघूर्ण है वो किसके बराबर होता है? समस्त कणों के द्रव्यमानों तथा उनकी अक्ष से संगत दूरियों के वर्गों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। और जो इसका मात्रक होता है, m का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, r का मात्रक मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और अगर हम CGS पद्धति की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सदिश विश्लेषण वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको एग्जाम में भी शायद दिया था कि टेंसर राशियां क्या होती हैं। तो टेंसर राशियां जो ना अदिश होती हैं ना सदिश होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? टेंसर राशियां। ठीक है, तो ये जो जड़त्व आघूर्ण है ये भी एक टेंसर राशि है। अब ये टेंसर राशि क्यों है देखिए ध्यान से, क्योंकि जो इसका रिजल्ट होगा वो अगर ये अक्ष बदल जाए तो अक्ष बदलने पर रिजल्ट भी बदल जाएगा। जैसे कि ये पेन है, पेन मैंने बताया था अगर ये पेन ऐसे मूव कर रहा है, इसकी अक्ष है ये स्लीपिंग वाली, तो रिजल्ट कुछ और होगा। और अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो इसका रिजल्ट कुछ और होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो अलग अलग अक्ष के परिधि अलग अलग होता है। तो इसका मतलब ये अदिश राशि तो है नहीं और साथ ही साथ ये सदिश राशि भी नहीं है, क्योंकि कोई वस्तु चाहे दक्षिणावर्त घूमे
या वामाव्रत, मतलब क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज, जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो सेम ही रहता है, इसमें प्लस माइनस नहीं लगता। बल आघूर्ण में मैंने आपको बताया कि अगर वस्तु पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए तो क्या होगा, या क्लॉकवाइज घूम जाए तो क्या होगा, पर जड़त्व आघूर्ण में ऐसा नहीं है। तो इसलिए ना ये सदिश राशि है ना ही ये अदिश राशि है, तो ये कैसी राशि हुई, टेंसर राशि। ठीक है, अब ये जड़त्व आघूर्ण जो है किस किस पर निर्भर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो देखिए लिखा है पिंड के द्रव्यमान पर, जो हमें पता ही चल रहा है कि द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, और पिंड के सापेक्ष अक्ष की स्थिति पर, कि वस्तु जो है किस अक्ष के परितः घूम रही है, क्योंकि जिस अक्ष के परितः घूमेगी आर का मान भी चेंज हो जाएगा। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है अक्ष के सापेक्ष पिंड में द्रव्यमान के वितरण पर। अब ये आप देखिए द्रव्यमान के वितरण पर कैसे निर्भर करती है। ये दो पहिए दिखाए गए हैं, ठीक है, अब दो पहिए दिखाए गए हैं, ये वाले जो पहिए का द्रव्यमान है, द्रव्यमान दोनों के सेम है, बस क्या डिफरेंस है कि इसका द्रव्यमान जो है ये घूर्णन अक्ष के बिल्कुल पास इस तरीके से है, और इसका जो द्रव्यमान है इस वाले पहिए का वो घूर्णन अक्ष से दूर है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम जड़त्व की। जड़त्व आपको पता है क्या होता है कि अवस्था परिवर्तन का जो गुण होता है वो जड़त्व कहलाता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होता है उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होता है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए एक साइकिल है और एक ट्रक है। अगर हमें गति करानी है साइकिल और ट्रक को, तो हमें ट्रक पर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा होता है, साइकिल का कम होता है। इसी तरीके से अगर दोनों गतिशील हैं, दोनों चल रहे हैं, हमें रोकना है ट्रक और साइकिल को, तो रोकने के लिए भी हमें किस पर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ट्रक पर, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है। इट मीन्स कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसमें अवस्था परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति भी उतनी ही ज्यादा होती है। अब सेम बात जो है वो जड़त्व आघूर्ण पर होती है, उत्पन्न होती है कि जिसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा है उसको किसी अक्ष के परितः घुमाने के लिए या उसको उसके घूर्णन को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बल आघूर्ण भी उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जब हमने दोनों पहियों को एक बार घुमाकर छोड़ दिया तो हमें ये पता चलता है कि जो दूसरा पहिया है पहले तो उस पर हमें बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी जो घूर्णन अक्ष से दूरी है वो ज्यादा है, तो इस पर बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है इसको घुमाने के लिए। और जब ये घूमना शुरू हो गया, रोकने के लिए भी जो है ये जल्दी रुक जाएगा, ये देर से रुकेगा। तो इसका मतलब कि जिस पिंड का द्रव्यमान जितना ज्यादा दूर होगा घूर्णन अक्ष से, उसका जड़त्व घूर्ण भी उतना ही ज्यादा होगा। द्रव्यमान दोनों के सेम है, पर मैंने आपको बताया था कि जड़त्व घूर्ण सिर्फ द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वो द्रव्यमान के वितरण पर भी निर्भर करता है, कि वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है इस चीज पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर द्रव्यमान पूरा का पूरा यही है, पूरे उसमें फैल गया, और इसमें क्या हुआ, द्रव्यमान पूरे इसमें फैला नहीं, यहाँ साइडों में इकट्ठा हो गया, तो इसलिए इसका जड़त्व घूर्ण उतना ही ज्यादा होगा। और आपने इसका जो है कई एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे कि जैसे जो साइकिल के पहिए होते हैं, साइकिल के पहिए क्या होते हैं, जो उनका द्रव्यमान होता है, जो मतलब वृत्ताकार पटल जो होती है वो सारी की सारी बाहर की तरफ होती है, और उनको स्पाइक से ऐसे जोड़ दिया जाता है रोड से, है ना। ऐसा तो नहीं होता है ना कि इस तरीके के पहिए तो नहीं होते ना। तो इसका रीजन क्या है कि जब हम साइकिल चलानी शुरू करेंगे, ठीक है, कि वो देर से चलनी शुरू होगी, पर एक और इसका कारण ये है कि जैसे ही हम पैडल मारने बंद करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि साइकिल एकदम से रुक जाएगी। पैर चलाना हमारे बंद करने पर साइकिल एकदम नहीं रुकती है, साइकिल के पहिए कुछ देर तक घूमते रहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता कि हमने पैर चलाने बंद किए और साइकिल गिर गई, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके के पहिए इसीलिए रखे जाते हैं व्हीकल्स में, ताकि जो है उनको घूर्णन कराने में ज़्यादा बल हमें लगाना पड़ता है, पर एक बार जब वो घूर्णन करना शुरू कर देते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं, तो वो रुकते भी आराम से ही हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो बच्चों के टॉयज होते हैं ना, जैसे कोई भी गाड़ी वगैरह होती है, कोई भी टॉयज होते हैं जिनमें नीचे मोटर लगी होती है, तो उसमें भी इसी तरीके से एक चक्र सा एक लगा रहता है। वो चक्र भी किसके कारण ही होता है, वो जड़त्व घूर्ण पे ही वर्क करता है। मतलब जैसे उसको रगड़ा के थोड़ी देर छोड़ दो तो चलती रहती है गाड़ी, तो उसका रीजन भी यही है, जड़त्व आघूर्ण।
अब नेक्स्ट टॉपिक है बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इस चैप्टर में जो रिलेशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, कण ले लेते हैं। हमने माना कि जो कण का द्रव्यमान है वो है m1 और इसकी जो घूर्णन अक्ष से दूरी है वो r1 है और जो कोणीय त्वरण है वो है a1। तो a1 इज इक्वल टू r1 और अल्फा है कोणीय त्वरण, ये रेखीय त्वरण, ये कोणीय त्वरण। ठीक है, अब हमें बल के बारे में पता है, F बराबर क्या होता है ma का मान हम ये रख देते हैं r1 अल्फा। तो m1 r1 अल्फा। हमें रिलेशन किस में निकालना है, बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण के बीच में। तो ये तो बल और कोणीय त्वरण के बीच में आया। अब बल आघूर्ण जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, टो बराबर किसके होता है, Fr के बराबर। तो टो1 इज इक्वल टू F1 r1। F1 का मान m1 r1 अल्फा और साथ में r1, तो m1 r1 स्क्वायर अल्फा, ये आया मान टो1 का। अब इसी तरीके से अगर हम और कण ले लें तो हमारे पास टो2 आ जाएगा, m2 r2 स्क्वायर का अल्फा, टो3 आ जाएगा m3 r3 स्क्वायर अल्फा। अब हमें टोटल पूरे पिंड की बात करें, अगर ये तो एक एक कण की बात करिए, अगर पूरे पिंड की बात करें तो क्या होगा, ये सब प्लस हो जाएंगे। तो टो इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा, m3 r3 स्क्वायर अल्फा। तो m1 r स्क्वायर जो है यहाँ से लिया, अल्फा कॉमन ले लिया। इसी तरीके से m2 r2 स्क्वायर लिया, अल्फा कॉमन ले लिया, अंदर रह गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और अल्फा को हमने ले लिया कॉमन। तो ये बन गया सिग्मा mr स्क्वायर। और ये अभी आपने पढ़ा सिग्मा mr स्क्वायर क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण। तो इसको हमने लिख दिया I। तो टो इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, यानी बल आघूर्ण बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय त्वरण। और ये रिलेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से हम रिलेशन जो है डेफिनेशन भी दे सकते हैं जड़त्वाघूर्ण की, एक और डेफिनेशन कि अगर अल्फा कोणीय त्वरण को हम 1 कर दें तो I किसके बराबर हो जाएगा, टो के बराबर। इट मीन्स किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परिते जड़त्वाघूर्ण पिंड में उस अक्ष के परिते एकांक कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण के बराबर होता है। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है और रिलेशन से जो डेफिनेशन आई वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है कुछ नियमित आकृति की वस्तु के जड़त्व आघूर्णों के सूत्र। इन सूत्रों का डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, बस ये सूत्र आपको याद करना है। जैसे एक ये पतली छड़ है, ये अगर ये इसका घूर्णन अक्ष है, इसके परिते ये घूमे तो इसके जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला I इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 12। ये 1 मार्क में फॉर्मूलेज भी पूछ लिए जाते हैं और इनका यूज जो है न्यूमेरिकल्स में भी होता है। तो कुछ ये दिए हुए हैं आपको फॉर्मूलेज, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, जैसे आप ये देखिए जो खोखला बेलन है, तो ये 2 अक्षों के परिते दिया हुआ है इसका जो जड़त्व आघूर्ण है। एक अक्ष तो ये ऐसी है, मतलब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, और एक अक्ष अगर ये ऐसे ऐसे घूमे तो दोनों कंडीशन में जो फॉर्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज ये दिए हुए हैं। और जो नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रमेय, ये डिलीटेड है, अब आपके कोर्स में नहीं है, तो ये आप लोगों को नहीं करनी है।